AF31 हिंदी। लियोनेल ने कराहते हुए खड़े होने की पूरी कोशिश की। उसे लगा जैसे उसका दिमाग घूम रहा है। उसकी आत्मशक्ति के सूख जाने के बाद से उसके दिमाग में धड़कता दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था। बड़े बुद्ध द्वारा धक्का दिए जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दर्द की सीमा कम हो गई हो, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उसके सिर पर हथौड़े मार रहा हो। लियोनेल लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक हाथ में उसने उस छोटे से मिंक को थामा हुआ था और दूसरे में कुछ भी नहीं था। उसका धनुष बहुत भारी था। वह दौड़ते हुए उसे कैसे उठाए रह सकता था, और उसकी मनस्थिति को देखते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह अब उसके काम भी आएगा। सामान्य परिस्थितियों में बिग बुद्ध जैसे किसी व्यक्ति के लिए लियोनेल को अचानक पकड़ पाना असंभव होता, लेकिन ये सामान्य परिस्थितियां नहीं थीं। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि एक अधमरा बड़ा बुद्ध अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी आखिरी ताकत लगाकर लियोनेल को वापस लामोरक की ओर धकेल देगा। क्या वह सचमुच इतना घिनौना था? क्या वह सचमुच उस आदमी के लिए इतना बुरा था जिसका वह कभी सम्मान करता था? लियोनेल जोर से खांसने लगा। खुशकिस्मती से खून नहीं निकला, लेकिन उसका पूरा शरीर बेचैनी से भर गया और दिल से ज्यादा बेचैनी उसे कहीं और महसूस नहीं हुई। वह सदमे, निराशा और गुस्से के बीच फंसा हुआ था। उसकी छाती में भावनाएं इस हद तक उमड़ रही थीं कि उसे लग रहा था कि उसका धड़ किसी भी पल फट जाएगा। उस समय बिग बुद्ध, जो लियोनेल के सामने खड़े थे, एक घुटने पर गिर पड़े और सांस लेने के लिए कमजोर हो गए। उसके होठों से खून बहने लगा और उसके विशाल हाथ एक बार फिर सिकुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आखिरी वार करने में अपनी सारी ताकत लगा दी हो। बड़े बुद्ध को स्थिति समझ में नहीं आई। उनकी हरकतें उतनी योजनाबद्ध नहीं थीं जितनी कोई सोच सकता है। उन्होंने बमुश्किल लियोनेल को अपनी इंद्रियों से नियंत्रित किया और अपनी बची खुची ताकत से जवाबी हमला करने का फैसला किया। बेशक उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि लियोनेल किसी चीज से भाग रहा है। लियोनेल को रोक पाने से उसे थोड़ी संतुष्टि मिल रही थी, हालांकि उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल गिर सकता है। उस पल लियोनेल को पहले से ही पता था कि लैमोरक से भागना बहुत देर हो चुकी है। उसे न केवल टेलीपोर्टेशन पैड तक पहुंचना था, बल्कि वहां पहुंचने और लैमोरक के प्रकट होने के बीच कम से कम 1-2 सेकंड का अंतराल भी चाहिए था। ये समय की बहुत कम आवश्यकता थी, फिर भी इस समय ये बहुत दूर की बात लग रही थी। बिग बुद्ध की एक ही हरकत ने ये सब तहस नहस कर दिया था। लियोनेल ने अपना जबड़ा भींच लिया और अपनी नजरें फिर से लामोरक की ओर घुमा ली। मानो उसे स्थिति का एहसास हो गया हो, लामोरक ने बहुत पहले ही दौड़ना बंद कर दिया था। वह शांत गति से चलता रहा और पलक झपकते ही अपने और लियोनेल के बीच की बाकी दूरी कम कर ली। कुछ ही देर में वह लियोनेल से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था। चाहे सावधानी की वजह से हो या किसी और वजह से, लैमोरक ने लियोनेल को तुरंत मारने के लिए कदम नहीं उठाया। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि लियोनेल ने पहले तीरों की बौछार से कैसे बचाव किया था। दरअसल एक बड़ा कदम पीछे हटने के बाद भी लैमोरक को ठीक से पता नहीं था कि लियोनेल और दोनों दानवों के बीच क्या हुआ था। उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि लियोनेल एक थकी हुई ताकत है। फिर भी वह अभी भी हिचकिचा रहा था। 2 शीर्ष 4 दानव सरदारों को मौत के कगार पर धकेलने में सक्षम होना। लैमोरक बस यही मान रहा था कि यह ऐसा काम था जो वह इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। क्या यह हो सकता है कि लियोनेल वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली था? यह एक ऐसा विचार था जो लामोरक के दिल में घर कर गया था। इसने उसे इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से अलग नजरिया अपनाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि आपके कार्यों ने आपको हर जगह दुश्मन बना दिया है। लियोनेल ने इन शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। कैमलॉट में उसने जो नाटक किया था वो एक बात थी, लेकिन असली लियोनेल तो यही था। उसका अपने सामने वाले आदमी पर गुस्सा करने का कोई इरादा नहीं था। चाहे उसे कितना भी अन्याय महसूस हो, चाहे वो कितना भी अन्यायपूर्ण लगे, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वह लामोरक की ओर ऐसे घूर रहा था मानो उसकी अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहा हो। लामोरक की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी एहसास हो गया हो कि पहले वाला लियोनेल एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं था। लियोनेल का सबसे सच्चा रूप, जहां वह अपने डर को दूर भगा सकता था और आगे आने वाली परीक्षा का पूरी तरह से सामना कर सकता था, वही था उसके सामने वाला लियोनेल। 18 साल के उस नौजवान से एक दम्भोंतु दबाव निकल रहा था। उसके नीचे बिग बुद्ध को इतना घुटन महसूस हो रहा था कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था।
लियोनेल ने अपनी हथेली को पलटा तथा अपने आंतरिक दृष्टि का संयमपूर्वक उपयोग करते हुए अपने स्थानिक कंगन से संवाद किया और शब्दकोश निकाला। लामोरक ने अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए सोचा कि शायद ये कोई तुरुप का पत्ता हो। उसे कैसे पता था कि यह तो चलता फिरता विश्वकोश है। लामोरक को जो पता था उसके अनुसार परीक्षणों में केवल मलिन के खजाने ही काम करते थे, तो वह ये कैसे सोच सकता था कि लियोनेल के हाथ में छोटी सी चांदी की डिस्क घातक के अलावा कुछ भी थी। मेरे लिए अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका क्या है? लियोनेल के अचानक शब्दों ने लामोरक को स्तब्ध कर दिया। गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए डायमेंशनल क्लींस से। ये शब्द सुनकर लियोनेल को कुछ समझ में आया। आयामी शुद्धि की साधना के बाद उसकी आत्मा हमेशा आसमान छूती थी, खासकर एक सितारा और उसके बाद 2 सितारा संविधान बनाने के बाद। स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक की बुद्धि शाखा जागृत होने के बाद ये लाभ कम स्पष्ट हो गए थे, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदला। दरअसल जब लियोनेल ने पहली बार डायमेंशनल क्लींस चुना था तो उसका मकसद एक ऐसी तकनीक ढूंढना था जिससे उसे अपनी क्षमता का पूरा फायदा मिल सके। उस समय अंकल मोंटेज से उसके शब्द बिल्कुल यही थे। मुझे लगा कि यह मेरी योग्यता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसका नाम जानने से पहले ही मैंने इसे चुन लिया था। जैसे ही उसकी नज़र डायमेंशनल क्लींस पर पड़ी, उसे लगा जैसे वह उसे पुकार रही हो। बस बदकिस्मती की बात यह थी कि तकनीक अधूरी थी। उस समय उसके पास इसके बदले में सिर्फ टियर 9 ब्लैक इनाम था। वह पूरे डायमेंशनल क्लींस के बदले में कैसे व्यापार कर सकता था? लियोनेल को शक था कि उसके 2 स्टार कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी क्षमताएं थीं जिनके बारे में उसे अब भी पता नहीं था। अब जब लियोनेल ने सोचा तो उसे टियर 9 ब्लैक इनाम वाले लिटिल टॉली के बदले में भी नहीं मिलना चाहिए था। फिर भी अंकल मोंटेज ने उसे वह छोटा सा लड़का दे दिया था। वह उस समय तो अनजान था, पर फिर भी अनजान कैसे हो सकता था? क्या होता अगर डायमेंशनल क्लींस भी ऐसा ही होता? एक ऐसा इनाम जिस पर उसे हाथ डालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अंकल मोंटेज ने नियमों को अपने पक्ष में मोड़ दिया। लियोनेल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पास आत्मिक शक्ति नहीं थी और उसकी क्षमता निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गई थी। परिणामस्वरूप वह अब अपने मन को अलग अलग कार्यों में नहीं लगा सकता था। वह असामान्य रूप से शक्तिशाली शरीर वाले सामान्य मनुष्य से कुछ अलग नहीं था। अगर वह अभी डायमेंशनल क्लींस प्रसारित करता तो उसका ध्यान किसी और चीज पर नहीं रहता। अगर वह एक पल के लिए भी विचलित होता तो उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता और वह खुद को अपंग बना लेता। लियोनेल ने अपना जबड़ा भींच लिया। जब उसकी आंखें एक बार फिर खुली तो उसने लामोरक की ओर तीखी ठंडी निगाहों से देखा। अचानक उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और कई 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारी सेना पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ने लगी। लामोरक की अभिव्यक्ति बदल गई। वह नहीं जानता था कि सोल फोर्स क्या होता है। यह उसके लिए बिल्कुल अजनबी अवधारणा थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे लियोनेल सोल फोर्स कहता था वह वही स्पिरिट प्रेशर था जिसे वह जिंदगी भर जानता था। लियोनेल की तरफ से ये जानबूझकर किया गया था। समझे बिना कि क्या हो रहा है, लेमोरिक और भी ज्यादा हिचकिचाने लगा, जिससे लियोनेल को कुछ और कीमती पल मिल गए। आज के लियोनेल के लिए ये हर पल मायने रखता था। फिर भी ये कुछ सेकंड के लिए ही था। लामोरक मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अब जो कुछ भी हो रहा है वह लियोनेल की मदद जरूर करेगा, भले ही उसे पता न हो कि आत्मा बल क्या होता है। अगर वह अनजान होने के कारण हिचकिचाता रहा तो शिकारी और शिकार की भूमिका उसकी आंखों के सामने ही बदल सकती थी। अंततः वह अनगिनत लड़ाइयों के एक अनुभवी सेनापति थे। एक चीज जिसकी उनमें कमी नहीं थी वह थी निर्णायकता। बिना किसी हिचकिचाहट के एक उग्र लाल और सघन शक्ति उसके चारों ओर टिमटिमाती लपटों की तरह फैल गई। वह उसकी पीठ की ओर बढ़ा और एक विशाल कुंद और बेलनाकार गदा को उसके होल्स्टर से निकालकर लियोनेल की ओर गोली चला दी। उसने इस वार में अपना सब कुछ झोंक दिया, जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने वार में इतनी ताकत लगाई कि गदा का मजबूत ध्रुव भुजा एक सुंदर चाप में मुड़ गया और हवा में एक विपरीत कर्कश ध्वनि के साथ सीटी बजाता हुआ चला गया। टकराना। लामोरक दंग रह गया। इस बार ऐसा इसलिए नहीं था कि वह चूक गया था या लियोनेल ने बचने का कोई रास्ता निकाल लिया था। लियोनेल 1 इंच भी नहीं हिला था। उसकी भौहें नहीं हिली, उसकी उंगलियां नहीं कांपी, उसकी ठंडी आंखें नहीं डगमगाईं, जबकि गदा उसके शरीर से टकराकर उसे कैमलॉट के महल की मजबूत दीवारों से टकराकर उड़ा ले गई थी। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। लामोरक अवाक भाव से ये सब देखता रह गया। आखिर हुआ क्या? क्या लियोनेल आत्महत्या करने वाला था?
उसे खुद पता था कि उसने इस वार में कितनी ताकत लगाई थी। ये वार लियोनेल पर पहली लड़ाई में किए गए किसी भी वार से ज्यादा शक्तिशाली था। उस समय लियोनेल उसका एक मामूली वार भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सिर्फ यही वार लियोनेल की हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी था। सच तो यह है कि लेमोरक उस समय भी अचेत हो गया था। आखिरकार उसके एक वार के बाद एक सामान्य व्यक्ति खून के बादल में धंस जाता, और ये तो अलग बात है कि लियोनेल ने तो कोई कवच भी नहीं पहना था। बहरहाल बस इतना ही था। कुछ हद तक स्तब्ध होने के अलावा यह उसके लिए अपना दिमाग खोने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस बार लियोनेल ने भी कोई कवच नहीं पहना था। वह कैसे बच सकता था? लामोरक ने राहत की सांस ली। आखिरकार सब खत्म हो गया। जब लेमोरक पूरी तरह से आराम करना चाहता था, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि आंतरिक शक्ति का प्रचंड उभार अभी भी घूम रहा है। दरअसल अब जबकि वह घबरा नहीं रहा था, वह ये देखकर दंग रह गया कि वहां कितनी शक्ति थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लियोनेल ध्यान करने की कोशिश कर रहा था? रुको, नहीं, एक व्यक्ति के ध्यान से ऐसा कैसे हो सकता है? लेमोरक ने लियोनेल की ओर देखा, जिसने महल की दीवारों को तोड़ दिया था। उसके चारों ओर टूटे हुए पत्थरों का एक मकड़ी का जाला लटका हुआ था, लेकिन वे ठंडी आंखें अभी भी वहीं थीं। उसकी नज़र लेमोरक से हटी ही नहीं। वे दर्द या पीड़ा से नहीं हिली। वे पूरी तरह से भावशून्य रहीं, जबकि शक्ति उसके शरीर में रिश्ती रही। बल उसके ईथरियल ग्लैबेला में प्रवेश कर गया, जिससे उसके ईथरियल ग्लैबेला के भीतर के दो तारे एक बार फिर धीरे धीरे घूमने लगे। ये गति इतनी धीमी थी कि यह बताना मुश्किल था कि वे घूम भी रहे हैं या नहीं। इस गति से एक चक्कर पूरा करने में ही कई दिन लग जाते। फिर भी लियोनेल अभी भी डटा हुआ था। आप, लामोरक की निगाहें एक क्रूर प्रकाश से चमक उठीं। वह दीवार की ओर बढ़ा और अपनी कुंद गदा उठाकर उसे तोड़ दिया। लियोनेल ने न तो हाथ उठाकर उसे रोका और न ही आगे बढ़ने का कोई कदम उठाया। दरअसल वह लेमोरक को घूर रहा था। इसकी वजह ये नहीं थी कि वह खुद किसी दयनीय स्थिति में था और उसने अपनी ताकत का अति आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन किया था। लियोनेल तो बस एक इंसान था। चाहे वह कितना भी चाहे, दर्द में एक क्षणिक वृद्धि को नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन था, मानो वह लोहे का बना हो। उसके लिए बस एक ही विकल्प था कि लेमोरक के प्रहार से ठीक पहले डायमेंशनल क्लींच का संचार रोक दे। केवल इसी तरह वही ये सुनिश्चित कर सकता था कि उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हालांकि आंतरिक दृष्टि के बिना वह लेमोरक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केवल अपनी आंखों पर ही निर्भर रह सकता था। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही लामोरक इसे अवज्ञा के रूप में देखते हों। बदकिस्मती से लेमोरक ने इसे बिल्कुल वैसा ही देखा। हर बार जब वह किसी हमले में अपना सब कुछ झोंक देता, तो लियोनेल की नजरें उसे ऐसे देखती मानो कुछ हुआ ही न हो। बैंग बैंग बैंग, लियोनेल के शरीर की हड्डियां और मांस चकनाचूर हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और खून बहने लगा। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह मानक अवस्था में पहुंच गया था, जिससे उसके रून्स सक्रिय होने पर उसका वर्तमान शरीर कमजोर अवस्था से मेल खाता था, तो उसे बहुत पहले ही पीट पीट कर मांस का टुकड़ा बना दिया गया होता। लियोनेल सचमुच मुश्किल से टिक पा रहा था। लेमोरक के प्रहार के तुरंत बाद उसे अपनी तकनीक रोकनी पड़ी, जिससे मामला और बिगड़ गया। पहले से ही धीमी प्रक्रिया और भी धीमी हो गई। उसके दोनों स्टार धीरे धीरे गति पकड़ रहे थे, लेकिन उसके शरीर में दर्द के कारण लियोनेल को ऐसा लग रहा था कि वह समय कभी नहीं आएगा। लामोरक की निगाहें पूरी तरह से रक्तरंजित थीं। उसने आगे बढ़कर लियोनेल का गला पकड़ लिया। उसका हाथ ऊपर उठा और धीरे धीरे लियोनेल की जान निकल गई। अपना चेहरा लाल होते हुए भी लियोनेल लेमोरक को घूरता रहा। इतने करीब से लेमोरक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर कोई सर्दी का तूफान उमड़ रहा हो, जिससे उसकी सांवली त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए हों। लियोनेल की हालत इससे ज्यादा दयनीय नहीं हो सकती थी। उसके अंग अजीब से कोनों पर मुड़े हुए थे। उसकी छाती टूटी हुई हड्डियों और अंगों की एक खुली हुई गुहा में बदल गई थी, मानो लाल गुलाब खिल गया हो, और उसका खून जमीन पर एक प्रचंड बारिश की तरह गिर रहा था। उसने जिंदगी में कभी इतना दर्द नहीं झेला था। उसे जो चीज संभाले हुए थी, वह गर्व या जिम्मेदारी का गहरा एहसास नहीं था, बल्कि बस जीने की चाह थी। अपनी जिंदगी से हार मानने का शर्मिंदगी का बोझ अब भी उसकी आत्मा पर भारी था। चाहे सचेतन रूप से हो या अवचेतन रूप से, उसने फिर से वही शर्मिंदगी महसूस करने से इनकार कर दिया। फिर भी उसकी निगाहों से लामोरक को ऐसा महसूस हुआ जैसे वही इतने गंभीर घावों से पीड़ित था। शायद लामोरक की पागल निगाहों में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वह अपना क्रोध उस छोटे से मिंक पर निकाल सके जिसे लियोनेल ने दूर कोने में फेंक दिया था।
लियोनेल के पैर हवा में कमजोर होकर लटक गए, उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था क्योंकि लेमोरक का हाथ उसके गले पर जकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर दर्द से धुल गया हो। यह एक अंतहीन धार थी जो सुनामी की तरह उसकी इंद्रियों से टकरा रही थी और उसके मन में एक अंतहीन चक्र में टूट रही थी। उसकी मौजूदा हालत में बिना ऑक्सीजन के दसियों मिनट तक जिंदा रहना मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन गला बंद होना सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं थी, बल्कि रक्त प्रवाह की भी बात थी। लियोनेल को लगा कि उसका सिर हल्का हो रहा है, उसकी आत्मिक शक्ति खत्म हो जाने के बाद जो तेज सिरदर्द उसने खुद कमाया था वह और भी बदतर होता जा रहा था। फिर भी शायद किस्मत के किसी अजीब मोड़ पर वह इसे बड़ी मुश्किल से नजरअंदाज कर पा रहा था क्योंकि उसके शरीर के बाकी हिस्सों में जो हो रहा था उसकी तुलना में इसका दर्द कुछ भी नहीं था। लामोरक अतार्किक रूप से क्रोधित हो गया और लियोनेल की अविचल निगाहों की ओर देखने लगा। चाहे सचेतन रूप से हो या अवचेतन रूप से, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हर काम का मूल्यांकन किया जा रहा हो। ये बताना असंभव था कि क्या उसे पता था कि वह गलत है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे इस तरह खुद से सवाल करना पसंद नहीं था। उसके मुंह से एक दहाड़ निकली और उसने लियोनेल को पहले से ही टूटी हुई दीवारों से टकरा दिया। नतीजा ये हुआ कि लियोनेल की पहले से ही फिसलती हुई चेतना एक बार फिर घूम गई। लियोनेल को यह समझना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा रास्ता ऊपर है और कौन सा नीचे। पूरी दुनिया तैरती हुई लग रही थी। वह बस दो विचारों को ही थामे रह पा रहा था। एक था डायमेंशनल क्लींस की परिसंचरण विधि और दूसरा था इस परिसंचरण का प्रारंभ और समाप्ति समय। वह जानता था कि उसके बचने का यही एकमात्र रास्ता है। उसे बस अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वह एक ही समय में बहुत करीब और फिर भी बहुत दूर लग रहा था। एक समय ऐसा आया जब दर्द ने उसके शरीर को सुन्न करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह अच्छी बात थी? दर्द तो जिंदगी की निशानी थी, तो सुन्नापन किस बात की निशानी थी? लियोनेल ने लामोरक के गुस्से के तूफान को झेलते हुए अपना जबड़ा भींच लिया। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। लामोरक की पकड़ लियोनेल के गले पर और भी कस गई, मानो उसका सिर मरोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसे अपनी हरकतें किसी मोटे धातु के खंभे को दबाने जैसी ही लगी। जब उसने लियोनेल के शरीर को देखा तो हालांकि उसका मांस बुरी तरह से कुचला हुआ था और उसकी हड्डियां भी कई जगहों से टूटी हुई थीं, फिर भी यह सब उस सजा के लिए बहुत ही कम लग रहा था जो ग्रैंड नाइट ने उसे दी थी। कोई और इंसान तो अब तक पीट पीट कर लहूलुहान हो गया होता, लेकिन लियोनेल अब तक एक टुकड़े में क्यों था? उसकी गर्दन इतनी मजबूत क्यों थी? क्या वो सचमुच धातु का बना था? लेमोरक जितना ज्यादा सोचता उतना ही घबराता जाता। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। किसी ने उसे पूरी ताकत लगाकर उन्हें मारने की इजाजत दे दी हो, फिर भी इतना समय बीत जाने के बाद भी वह ऐसा न कर पाए। लामोरक जितने ज्यादा वार करता, उसकी घबराहट उतनी ही बढ़ती जाती और उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता। उसे लग रहा था कि जैसे जैसे ये सब चलता रहेगा, उसकी स्थिति उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। मरना मरना मरना। लामोरक पूरी तरह से अपना संयम खो बैठा। गोलमेज का शांत शूरवीर किसी तरह पागल हो गया था। उसे लगा कि अगर वह लियोनेल को मार सकता है तो सब कुछ जायज है। वो न्याय करने वाली नजरें वह अब और नहीं देखना चाहता था, वह अपनी ही पसंद के अंजाम नहीं भुगतना चाहता था। ये घटनाओं का एक बहुत ही विडंबनापूर्ण मोड़ था। जब लेमोरक पहली बार लियोनेल से मिला तो लियोनेल अपना दिमाग खो चुका था। लियोनेल ने अपने दिमाग पर किसी चीज के असर के चलते उस स्थिति पर अनुचित प्रतिक्रिया दी थी। अगर उसने वैसी प्रतिक्रिया न दी होती तो शायद चीजें किसी और दिशा में चली जाती। और अब ये लामोरक था जो अपना आपा खो चुका था। लियोनेल को नहीं पता था कि पिछले कुछ महीनों में लेमोरक पर कितना दबाव था। उसके सुझाव ने ही कैमलॉट को लियोनेल के खिलाफ कर दिया था। हालांकि ऊपरी तौर पर ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन इससे उसके और राजा आथा के बीच विश्वास पर असर पड़ा। बेशक जब कोई आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा होता है तो उसे दूसरों के सामने एकजुटता दिखानी पड़ती है, लेकिन आंतरिक रूप से संघर्ष जारी रहता है। लामोरक समझ गया था कि उसके और राजा आथा के बीच का विश्वास टूट चुका था। जिस आदमी का उसने जीवन भर अनुसरण करने की कसम खाई थी, अब वह उसे पहले जैसा नहीं देखता था। उसने न सिर्फ एक ऐसी प्रतिभा को अलग थलग कर दिया था, बल्कि लियोनेल के भागने के दौरान उस पर नजर भी रखी थी। उसे इसे ठीक करना ही था। अगर वह लियोनेल को नहीं मार सकता तो वह कभी नहीं मार पाएगा। आह! लामोरक ने लियोनेल का चेहरा पत्थर की दीवारों पर घसीटा और उसे पूरी ताकत से फेंक दिया।
बड़े बुद्ध ने देखा कि लियोनेल का शरीर उसके बगल में किसी चिथड़े की तरह गिर पड़ा। उसके होठों से एक हल्की, संतुष्ट हंसी निकली और साथ में खून की एक बूंद भी बह रही थी। लियोनेल उसके सामने था, फिर भी वह उसे मारने के लिए अपनी उंगली भी नहीं उठा सका। लेमोरक के संघर्ष को देखते हुए अगर वह पूरी तरह स्वस्थ भी होता तो भी लियोनेल को मारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। हालांकि इससे उसकी खुशी में कोई कमी नहीं आई। उसके लिए स्लेयर लीजन के लिए मरना स्वाभाविक ही था। उसने बहुत पहले ही स्लेयर लीजन के लिए मरने की तैयारी कर ली थी। अपनी मौत से पहले उनकी विद्रोही सेना के एक भावी दुश्मन को मार गिराना उसके लिए सब कुछ सार्थक था। उसके पास सिर उठाकर गर्व करने के लिए कुछ था। यही है, आप इसके लायक हैं। बिग बुद्धा ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी। हालांकि घुटनों के बल बैठे उनके आसन में जमीन पर लेटे लियोनेल से ज्यादा फर्क नहीं था, फिर भी वे ऊपर खड़े थे और ऊंची आवाज में फैसला सुना रहे थे। उनके हिसाब से लियोनेल को वही फैसला देना चाहिए था जिसका वे हकदार मानते थे। उसी क्षण लामोरक अपनी कुंद गदा को सिर के ऊपर उठाए हुए दौड़ा। एक ज्वलंत ची उसके चारों ओर घूमी, उसके शरीर के चारों ओर उठी और ऊपर छत की ओर भेदती हुई। टकराना। लामोरक रुका नहीं, उसने बिग बुद्ध की तरफ एक नजर भी नहीं डाली, जो उसके प्रहार के हवा के दबाव में उड़ गए थे। उसने अपनी गदा फिर से उठाए और पूरी ताकत से नीचे की ओर झपट्टा मारा। टकराना। हाँ 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 हाँ। बड़ा बुद्ध उस दीवार से नीचे फिसल गया जिससे वह टकराया था। उसकी हंसी महल के गलियारों में गूंज रही थी। हाँ, ये सब इसके लायक था। ये सब इसके लायक था। टकराना। लियोनेल का शरीर मानो तूफान में फंसी एक छोटी नाव जैसा था। बस एक ही चीज थी जिससे वह चिपका हुआ था, और वो थी शर्म। ये शर्म उसे अभी नहीं बल्कि महीनों पहले की थी। फिर नहीं, फिर कभी नहीं। यदि उनकी मृत्यु भी यहीं हुई तो इसका कारण प्रयास की कमी नहीं होगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उसके काले जंजीर से बंधे भाले के चारों ओर बहती हवाएं और भी जोरदार हो गईं। पहले एलिमिनेशन राउंड के दौरान वे उसकी पसंद के नीचे पहले ही जोरदार तरीके से हिल चुकी थीं। लेकिन अब वह और भी ज्यादा सक्रिय हो गई थी, मानो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हो। टकराना। लामोरक की छाती धड़क उठी। वह अपना सब कुछ झोंक रहा था। उसे जिंदगी में कभी भी कुंद हथियार चुनने का पछतावा नहीं हुआ था। फिर भी शायद पहली बार ऐसा हो रहा था। काश उसके पास तलवार, कुल्हाड़ी, किसी भी तरह का कोई ब्लेड होता। क्या अब वह इस स्थिति में होता? ये बहुत ही विडंबनापूर्ण था। कुछ ही पल पहले क्या उम्रेड भी अपने हथियार के चुनाव पर अफसोस नहीं जता रहा था? हो सकता है, बस हो सकता है, इसका हथियार से कोई लेना देना ही न हो। लामोरक दहाड़ा, उसकी मांसपेशियां उभर आईं, उसने दोनों हाथों से अपनी कुंद गदा उठाई, उसकी आभा ऊंची हो गई। नीचे से लियोनेल देख रहा था, उसका खून उसके आसपास की फटी जमीन में मिल गया था। चाहे कुछ भी हो, वह लामोरक को लगातार घूरता ही जा रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके होंठ फटे और बिखरे हुए थे, फिर भी उसने उन्हें बंद रखा। उसके दो तारों का धीमा घूमना अब और तेज हो गया था, मानो उन्हें जकड़े हुए जंजीरों को खींच रहे हों। हर गुजरते पल के साथ उनका घूमना और तेज होता जा रहा था। टकराना को पहले अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसका पछतावा उसके लिए बार बार होने वाली घटना बन गया था। वह कोई गलती करता, उसे स्वीकार करता, फिर आगे बढ़ जाता। समय के साथ वह वही गलती दोबारा नहीं करता, लेकिन यह उसे और गलतियां करने और उन पर पछताने से नहीं रोकता। हर लिहाज से यह एक और गलती थी। लियोनेल ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी आत्मिक शक्ति कभी खत्म हो सकती है। ये स्वाभाविक ही था। वह अपनी आत्मिक शक्ति का बेखौफ इस्तेमाल करने का इतना आदी हो चुका था कि उसे अपनी सीमा तक पहुंचने का भी ख्याल नहीं था। उसे यह असंभव लग रहा था। आखिरकार उसके पास पांचवें आयाम की क्षमता वाला दिमाग था, भले ही उसमें शक्ति की कमी थी। तीसरे आयाम में लड़ते हुए शक्ति का समाप्त हो जाना किसी को भी हास्यास्पद लग सकता था। हालांकि लियोनेल से पहले ये वास्तविकता थी, फिर भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। दरअसल यह एक ऐसी चीज थी जिसने उसके दिल को उत्सुकता और उत्साह से भर दिया था। उसकी स्वप्न दृश्य युद्ध बोध क्षमता ने उसे जो शक्ति प्रदान की, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने दो दानव राजाओं की जान से खिलवाड़ किया था। अगर उसके सामने लेमोरक भी होता तो वह गोलमेज के शूरवीर को भी एक कोने में धकेल सकता था। लियोनेल को इस बात का पूरा यकीन था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे उसने खुद बनाया था। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो उसके जन्म से ही उसके मेटल सिनर्जी या स्पीयर डोमेन लाइनेज फैक्टर जैसी थी। उसने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया था।
इसमें कुछ ऐसा था जो उसे गर्व से भर देता था। उसने इसे अर्जित किया था। यह उसका था। इसके जो भी परिणाम होंगे वो भुगतेगा। और क्यों न भुगते, यह उसका था। शायद लियोनेल को ऐसा महसूस होने का कारण ये था कि ये भावनाएं उसकी शर्म के बिल्कुल विपरीत थीं। ये विचार लियोनेल के मन में बहुत समय से घूम रहे थे। कितनी बार वह बचकर भागा था। लियोनेल को अभी भी छत्ते की गुफा में दहाड़ते काले शेर के साथ हुई बातचीत याद थी। हो सकता है कि दहाड़ते काले शेर के साथ उसकी बातचीत बहुत कम हुई हो, लेकिन वह बातचीत लियोनेल के दिल में खास तौर पर गूंजती थी। नई दुनिया पुरानी होती जा रही थी और अतीत के दर्द और भी बदतर होते जा रहे थे। मानव स्वभाव की बुराइयां मानो किसी सड़ते हुए घाव की तरह उखड़ गई थीं, जो हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त होने के लिए तैयार थी। लियोनेल को एहसास हुआ कि वह इस मुकाम पर पहुंचकर कितना भाग्यशाली था। चाहे वह उसके माता पिता से मिली प्रतिभा हो या फिर किस्मत के अजीबोगरीब मोड़ जिसने उसे अब तक जिंदा रखा। उसकी ड्रीम्स के बैटल सेंस उन पहली चीजों में से एक थी जो सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं थी। बेशक उसकी यह क्षमता उसे तोहफे में मिली थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल कैसे किया यह उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसके सीने में वह उभरती हुई भावना बढ़ती हुई प्रतीत हुई। लामोरक के हर प्रहार के साथ ये विचार और भी पुष्ट होते गए। अब जो दर्द वो सह रहा था, क्या वो इसके लायक था? टकराना, क्या अब भी यह उचित था? टकराना, अब क्या हाल है? क्या अब भी तुम घमंडी थे? क्या अब भी तुम्हारा सिर ऊंचा था? क्या अब भी तुम दया की भीख मांगने को तैयार नहीं हो? टकराना, यह एक दोहराव वाला चक्र था। सीटी बजाती हवा, लामोरक की दहाड़, धातु और मांस के मिलन की ध्वनि, बिग बुद्ध की खिलखिलाती हंसी। ये सब लियोनेल के दिल में अंकित हो गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह उभरती हुई भावना क्या है या इसका क्या मतलब है। शायद इंसानी फितरत ही ऐसी है। लोग अकथनीय पलों में अकथनीय चीजों के बारे में सोचते हैं। वे ऐसे तरीके महसूस करते हैं जिनकी व्याख्या वे नहीं कर सकते और जो किसी भी पल तार्किक हो सकता था उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि एक दिन ऐसा आएगा जब लियोनेल को ये बात समझ में आ जाएगी, भले ही अभी ऐसा ना हो। हालांकि अभी तो उसे गर्व का एहसास हो रहा था, क्योंकि कम से कम इस बार तो उसने हार नहीं मानी थी। लामोरक गुस्से से आग बबूला हो गया, उसकी गदा उसके सारे हथियार समेत नीचे गिर पड़ी। वह अपनी भावनाओं में खो गया। उसे अपने हथियार के लगने की आवाज सुनाई नहीं दी, उसे महसूस भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी बाहें सुन्न हो गई थीं। उसे बड़े बुद्ध की हंसी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। उसे बस लियोनेल की नजरें ही दिखाई दे रही थीं। वह खाली गणना करती नजर जब उसका शरीर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। उसी क्षण महल के भीतर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। जैसे ही लैमोरेक नीचे की ओर बढ़ा, वह लियोनेल के साथ गड्ढे में और भी धंस गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कैमलॉट की नींव का क्या होगा। इस समय तक उसके कई योद्धा, जिनकी वह कमान संभाल रहा था, बहुत पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वे इस दृश्य को हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन लामोरक ने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस वो नजरें, वो दो हल्की हरी आंखें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल के शरीर का सिर्फ यही हिस्सा खून से अछूता रह गया हो। फिर उसने कसम खाई कि उसने उन दो आंखों को मुस्कुराते हुए देखा। ग्रैंड हील, लियोनेल की आवाज सीटी बजाती हवा में गूंज रही थी। उसी क्षण स्थिति बदल गई। प्रकाश की एक चकाचौंध भरी लहर ने लियोनेल को घेर लिया, जिससे लेमोरेक कई फीट पीछे हट गया। ग्रैंड हील, लामोरक को अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ। पूरे कैमलॉट में सिर्फ दो ही लोग थे जो इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते थे, और दोनों ही पिछले वाले से ज्यादा सम्मानित थे। एक थे पोप मार्ग्रेव और दूसरे थे वो इंसान जिनका वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान करते थे, राजा आर्थ। यह एक 3 स्टार मैगस आर्ट था जो माइनर हील से बिल्कुल अलग स्तर का था। दरअसल इसे डालना इतना मुश्किल था कि इसे बाकी 3 स्टार मैगस आर्ट से भी अलग रखा गया था। इस कला का प्रयोग इतना कठिन इसलिए था क्योंकि यह न केवल एक उपचारक मंत्र था, बल्कि एक रक्षा मंत्र भी था। सक्रिय होने पर यह मंत्र एक विशाल बल क्षेत्र उत्पन्न करता था, जिससे आसपास के सभी शत्रु पीछे हट जाते थे। यहां तक कि लेमोरक भी प्रतिक्रिया करने से पहले ही 10 मीटर पीछे हट जाता था। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वह फिर से आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियोनेल धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला, उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उसकी चाल धीमी थी, फिर भी उसमें एक छिपी हुई ताकत छिपी थी।
उसकी मजबूत कांस्य त्वचा उसके वस्त्रों के फटे हुए हिस्सों के बीच से चमक रही थी, जिससे वह जंगली अदम्य दिख रहा था। पिछले कुछ महीनों में लियोनेल के बाल बेकाबू होकर बढ़ गए थे, और चूंकि अब वे धातु के पतले रेशों जैसे मजबूत हो गए थे, इसलिए उन्हें काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब तक वे उसकी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच गए थे, जिससे उसका बेकाबू रूप और भी निखर रहा था। हथेली हिलाते ही उनका धनुष प्रकट हो गया। तीर चढ़ाए बिना ही महाबुद्ध की हंसी थम गई और आसपास मौजूद योद्धा अनायास ही पीछे हट गए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मजा आया होगा, लियोनेल ने उदासीनता से कहा। अब मेरी बारी है। लियोनेल ने लेमोरक के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह पहले ही एक कदम आगे बढ़कर अपना पहला तीर चला चुका था। उसके पूरे शरीर पर कांसे के निशान चमक रहे थे। उसके सिर के ऊपर बैंगनी कांसे का एक प्रभामंडल लटक रहा था। साथ ही उसके माथे पर एक मुकुट उकेरा हुआ था, जिससे वह किसी पवित्र राजा जैसा लग रहा था। इस अनुभव ने लियोनेल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाई। उसकी आत्मिक शक्ति की सहनशक्ति सिर्फ उसके आत्मिक शक्ति भंडार की मात्रा पर निर्भर नहीं थी, बल्कि यह भी कि वह कितनी जल्दी उसे पुनः प्राप्त कर सकता था। उसके दो तारों का धीरे धीरे घूमना निरर्थक नहीं था। हर समय वे आसपास से शक्ति खींचकर उसे उसके उपयोग के लिए आत्मिक शक्ति में परिवर्तित कर रहे थे। पहले उसकी इतनी दयनीय स्थिति इसलिए हुई थी क्योंकि उसने अपनी आत्मिक शक्ति को अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से खर्च कर दिया था। जैसे ही उसकी आत्मिक शक्ति समाप्त हुई, उसके इथरियल ग्लेबेला का शक्ति संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसके तारों की घूमने की गति कम हो गई। परिणामस्वरूप उन्हें फिर से घूमने के लिए उसे और भी अधिक आत्मिक शक्ति की आवश्यकता पड़ी। हालांकि जैसे ही वे फिर से चलने लगे, लियोनेल को अपनी शेष आत्मा शक्ति के ठीक होने का इंतजार नहीं करना पड़ा। वह अपने सितारों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता था कि वे उसके स्पिरिट प्रेषकों उसकी जरूरत से ज्यादा तेजी से भर देंगे। लियोनेल ने बिना कुछ सोचे समझे हॉट स्ट्रीक को सक्रिय कर दिया और लामोरक को स्थिति में आए बदलाव को समझने से पहले ही 5 गोलियां दाग दी। पांचों जादूगरों को अपने माथे पर खून से सना एक छेद दिखाई दिया, इससे पहले कि उन्हें कोई दर्द महसूस होता। उनकी बेहोशी कम हो गई और वे अपने ही मांस के ढेर में गिर पड़े। लामोरक इस अचानक परिवर्तन से स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसकी आंखें लाल हो जाएं। लड़का, लियोनेल की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मैं बहुत समय से तुमसे थक चुका हूं। लियोनेल ने ये शब्द दूसरी बार कहे थे, लेकिन पहली बार की तुलना में उनके लिए ये शब्द और भी ज्यादा मायने रखते थे। उसने देखा कि लेमोरक ने खुद को संभाला और ठंडे भाव से उसकी ओर दौड़ा। मानो उसे अपने खतरे का एहसास ही न हो, वह लगातार गोलियां चलाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे लेमोरक का हर कदम आगे बढ़ने पर उसका एक और आदमी गिर जाएगा। वह चाहे जितना भी गुस्सा करे और चिल्लाए, लियोनेल को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तुम राक्षस! लामोरक के कदम लगभग लियोनेल तक पहुंच ही गए थे, लेकिन उसकी आत्मा थक चुकी थी। अभी अभी लियोनेल को मारने की कोशिश में उसने जरा भी पीछे नहीं हटी थी। ये कहा जा सकता था कि उसकी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी, फिर भी लियोनेल जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मजाक था। वो गोलमेज का शूरवीर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मार सकता जो अपनी रक्षा के लिए हिल भी नहीं सकता। लियोनेल लामोरक की बात सुनकर लगभग हंस पड़ा। राक्षस! मैंने कब किसी इंसान को निशाना बनाया? इंसानों के मुकाबले मैंने कितने राक्षसों को मारा है। अब तुम मुझे घेरना चाहते हो, मुझ पर प्रार्थना करना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, और फिर जब मैं बदला लूं तो मुझे राक्षस कहना चाहते हो। एक समय ऐसा भी था जब मैंने तुम्हें एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था जिसे हराना मुश्किल था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 1 महीने में मैंने तुम्हारे बारे में कितनी बातें की हैं। लेकिन तुमने मुझे निराश किया है। अब मुझे एहसास हुआ है कि शक्तिशाली होना किसी को सम्मान का पात्र नहीं बनाता। लियोनेल मुस्कुराया। ये राहत भरी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो दिल से कोई बड़ा बोझ उतर जाने के बाद ही मुस्कुरा सकती है। लामोरक से मिली हार का बोझ उसके मन पर काफी समय से था, लेकिन आखिरकार आज उसे लगा कि वह बोझ उससे उतर गया है। लियोनेल की नज़र लेमोरक से मिली। वह देख सकता था कि उसकी नज़र अभी भी अतार्किकता की हद तक लाल थी। अगर उसने लियोनेल की बातें सुनी भी होती तो भी यह नामुमकिन था कि उसे अपनी गलतियां समझ में आए हों। लेकिन लियोनेल को अब कोई परवाह नहीं थी। उसने आखिरी तीर चलाया, आखिरी इंसान को भी मार गिराया और फिर अपना ध्यान वापस लामोरक की ओर मोड़ा। हालांकि लियोनेल ये देखकर दंग रह गया कि यह महान शूरवीर अब उसकी ओर बढ़ भी नहीं रहा था। उसने लियोनेल की तरफ एक घायल जानवर की तरह देखा।
फिर उसने कुछ ऐसा किया कि लियोनेल को समझ नहीं आया कि कैसा महसूस करे। लामोरक ने रक्तरंजित आंखों से लियोनेल की ओर देखा। उसकी शक्ति बढ़ती हुई उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। अगले ही पल उसका सिर फट गया। यह इतनी भयावह थी कि बयान करना भी मुश्किल था। उसके सिरहीन कंधों से खून और दिमाग का मलबा गिर पड़ा और कुछ ही देर बाद उसका शरीर जमीन पर गिरकर लड़खड़ा गया। लियोनेल काफी देर तक सामने देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या क्या करे। अंत में वह केवल अपना सिर हिलाकर आह भर सका। क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं? वह सचमुच चाहता था कि वह इसके बारे में कुछ कर सके। जब लियोनेल को होश आया तो उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं और वह उस एक व्यक्ति की ओर मुड़ गईं जिसे उसने जीवित छोड़ा था, बिग बुद्धा। अब तक उस बड़े आदमी की हंसी बंद हो चुकी थी। उसकी निगाहें धुंधली लग रही थीं। बस जब उसने देखा कि लियोनेल उसकी तरफ देख रहा है तो वह थोड़ा कांप उठा। क्या यह इसके लायक था? लियोनेल ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्यों पूछा। उसे इससे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने पूछा। हाँ, बड़े बुद्धा हंसे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम जिंदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लियोनेल ने बिग बुद्धा का गला तीर से चीरने से पहले अपना सिर हिलाया। उसने महल की छत की ओर देखा और आह भरी। तारांकन तारांकन। उस समय मलिन ट्रायल मैदान में हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा था। जो लोग नहीं गए थे उन्होंने एक रणनीतिक फैसला लिया था। आखिरकार न जाना अनिवार्य रूप से 24 घंटे का मुफ्त आराम पाने जैसा था। परीक्षणों के दौरान ऐसा ब्रेक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। जाहिर है रिकवरी के पुरस्कार पर्याप्त नहीं थे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को ठीक करने के बजाय साधना में अधिक करने का विकल्प चुना था। इस तरह कई लोग अपने आप में ही उलझे रहे। कुछ ने लियोनेल द्वारा छोड़े गए खंडित घन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए शून्य को पार करना बहुत मुश्किल था। और अगर वे पहुंच भी गए तो उन्होंने सोचा कि चूंकि लियोनेल ने इसे यहां छोड़ने की हिम्मत की है, इसलिए शायद वे इसे शुरू में आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। जल्द ही समय सीमा नजदीक आ गई और कई लोग फिर से सतर्क हो गए। जो लोग उस बेतरतीब घटना से बच गए थे उन्हें अब किसी भी समय वापस आना चाहिए। वह लड़का, वो शायद मर चुका है ना? ज्यादातर लोग इसी तरह सोच रहे थे। हालांकि जाने का फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन यहां मौजूद लोगों के लिए यह बात बिल्कुल साफ थी। 2 शीर्ष 4 दैत्यराजाओं के साथ 7 अन्य निम्न श्रेणी के दैत्यराजा भी चले गए थे। इसके अलावा लेमोरक भी गायब हो गया था और उसने मनुष्यों की एक छोटी सी टुकड़ी को भी अपने साथ ले लिया था। वह लड़का खत्म हो गया था। राजा आर्थर ने उदासीन आंखों से ध्यान से ऊपर देखा। वह इस बारे में नहीं सोच रहे थे कि लियोनेल बचेगा या नहीं, यह उनके मन में पहले से तय था। वह सोच रहे थे कि बाद में खंडित घन कैसे हासिल होगा। दूसरों की तरह उसके लिए ये लालच का मामला नहीं था, बल्कि यह उस छोटी बच्ची का मामला था। राजा आर्थर पोप मार्ग्रेव को अच्छी तरह जानते थे और उनके पास चच पर नजर रखने वाले सूचना चैनल थे। ये छोटी बच्ची पोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी, बस उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। चूंकि वे समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए बेहतर था कि वे अपने हाथ में इस गार्ड को नियंत्रित करें। जब वह विचारों में खोया हुआ था तभी एक छोटी सी रोशनी चमकी। लेस देन यादृच्छिक घटना पूर्ण ग्रेटर देन। लेस देन विजेता बचाव दल ग्रेटर देन। लेस देन परीक्षण ग्रेड उत्तम ग्रेटर देन। तभी दर्जनों जोड़ी आंखें एक युवक पर टिक गईं, जो उदासीन भाव से प्रकट हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से सने हुए थे। उसने अपना धनुष हाथ में थाम रखा था और उन स्तब्ध निगाहों पर अविचल दृष्टि फेर रहा था। लियोनेल वापस आ गया था। पुरस्कृत कौशल अंक 100,000 ग्रेटर देन। लेस देन स्लॉटर पॉइंट्स पुरस्कृत 370 ग्रेटर देन। लेस देन विशेष पुरस्कार 10 विशेष स्टोर टिकट 100 स्टार पॉइंट्स ग्रेटर देन। लियोनेल को दिए गए पुरस्कारों को सुनकर जो लोग उसकी ओर आश्चर्य से देख रहे थे, वे अचानक ईर्ष्या से लाल हो गए। वे सब यहां तब मौजूद थे जब मलिन ट्रायल के संचालक ने कहा था कि अगर लियोनेल इस रैंडम इवेंट को पास करने में सफल हो जाता है तो उसे 10 गुना इनाम मिल सकता है। हालांकि अब इसे अपने सामने देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदरूनी हिस्से अनगिनत छोटे छोटे ब्लेडों से मरोड़े जा रहे हों। तो क्या हुआ अगर इनाम में कोई गुणक भी था? लाभ पाने के लिए लियोनेल को जीवित रहना पड़ता और उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा। फिर भी न सिर्फ वह बच गया, बल्कि उसके साथ बमुश्किल आधा दर्जन से ज्यादा लोग ही वापस लौटे। जो 40 से ज्यादा लोग गए थे उनमें से बहुत कम लोग वापस लौटे।
राजा आथा अचानक खड़े हो गए, लियोनेल की ओर देखते हुए उनकी निगाहें लाल हो गईं। चाहे उसने कितनी भी नजर घुमाई हो, चाहे कितनी भी बार दोबारा और 3 बार जांच की हो, लामोरक जा चुका था। इतने सालों तक उसका साथी रहा उसका भाई, उन 12 आदमियों में से एक जिन पर उसने जिंदगी भर भरोसा किया था, चला गया। वह युद्ध के दौरान नहीं मारा गया, न ही राक्षसों की घेराबंदी में या मोड्रेट के हाथों मारा गया, बल्कि वह एक ऐसे लड़के के हाथों मारा गया जो उनका दुश्मन भी नहीं था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। राजा आथा की छाती धड़क रही थी, लेकिन उसकी धड़कन धीमी और लयबद्ध थी। वह किसी राक्षस की तरह अपनी ताकत दबा रहा था, अपनी पूरी इच्छाशक्ति लगाकर अपने गुस्से को शांत कर रहा था और लियोनेल की ओर खंजर तान रहा था। उस क्षण उनके शरीर से एक अदम्य राजसी शक्ति फूट रही थी। यह ऐसी शक्ति थी जो कमजोर लोगों को दबा देती थी। कोई भी कमजोर पुरुष या महिला घुटनों के बल गिर जाता। हालांकि यहाँ हर कोई कुलीन वर्ग का कुलीन था। अगर उन पर दबाव भी पड़ता तो वे उसे बलपूर्वक झेल सकते थे। वैसे अगर वे भी लियोनेल की तरह इस दबाव का शिकार होते तो वे ऐसा नहीं कह पाते। फिर भी लड़का वहीं खड़ा रहा और आथा की नजरों से नजरें मिलाता रहा, भावशून्य। उसने न तो कोई ताना मारा और न ही कोई दिखावा, फिर भी उसकी मौजूदगी ही उसके मुंह पर तमाचा मारने के लिए काफी लग रही थी। लियोनेल के अनुसार राजा आथा इसी के हकदार थे। ऊपर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी का खंभा लियोनेल पर उतर आया। वह अब राजा आथा की भावनाओं की परवाह नहीं कर पा रहा था और सिर्फ इस इनाम को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके बाकी सभी पुरस्कारों की तरह इस रिकवरी पुरस्कार का भी 10 गुना गुणक था। यह एकल पुरस्कार 10 पूर्ण मूल्यांकन पुरस्कारों के बराबर था, इसलिए लियोनेल इसका पूरा लाभ उठा सकता था। उन्होंने मलिन की ध्यान तकनीक का अभ्यास किया। हर चक्कर के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी शक्ति और आत्मिक शक्ति और भी सघन और मजबूत हो गई है। पहले जब भी वह अपने नोट्स पर नजर रखने के लिए अपनी आंतरिक दृष्टि को अपने शरीर में भेजता था तो उसे बल की हल्की सी झलक ही दिखाई देती थी। इसमें कोई मदद नहीं थी। उसके बल नोड्स को एकल कोशिकाओं की लंबाई में मापा जाता था। यह तथ्य कि वह बल को महसूस कर पाता था इस बात का प्रमाण था कि उसकी संवेदी क्षमताएं कितनी प्रतिभाशाली थीं। लेकिन अब लियोनेल को अपने शरीर के भीतर एक तेज बहाव का एहसास हो रहा था। हालांकि यह तरल में बदलने जैसा नहीं था, लेकिन यह एक घना कोहरा बन गया था। लियोनेल को एहसास हुआ कि इस सघनता ने न सिर्फ उसके पास मौजूद बल की मात्रा बढ़ा दी है, बल्कि उसे नियंत्रित करना भी आसान बना दिया है। अब उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका बल कहाँ है और क्या कर रहा है। अब सब कुछ उसके लिए दिन जैसा उज्ज्वल था। ध्यान लगाने में मदद के अलावा यह इनाम उसकी पुरानी चोटों को ठीक करने में भी बहुत मददगार साबित हुआ। हालांकि ग्रैंड हील बेहतरीन था, लेकिन ये लियोनेल की सभी परेशानियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाया था। दरअसल अगर लियोनेल ने इसके बारे में सोचा तो उसने उसके लिए जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा किया। वह इसे सिर्फ अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश के कारण ही मान सकता था। इसके अलावा इस इनाम ने उसे छिपी हुई चोटों की चिंता से मुक्ति दिलाई। और एक और आश्चर्य की बात यह थी कि लियोनेल को एहसास हुआ कि उसके शरीर की चोट और उसके पूरी तरह ठीक होने से उसके शरीर के भीतर मौजूद उर्बे एसेंस को उसके साथ और भी बेहतर तरीके से घुलने मिलने में मदद मिली। उसे लगा कि वह पहले से ही मानक अवस्था के चरम पर पहुंच रहा है और जल्द ही उसे एक और सफलता भी मिल सकती है। सिर्फ मानक चरण ही लियोनेल के लिए लामोरक के हमले का कई मिनटों तक प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त था, और वह भी बिना अपने रूनों को सक्रिय किए। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह फिर से टूट गया तो क्या होगा। क्या तीसरे आयाम में कोई भी उसे चोट पहुंचा सकता था? बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। लियोनेल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरे लोग उसकी ओर डर के भाव से देख रहे थे, जबकि वह पूरी तरह से अपने पुरस्कार को स्वीकार करने और अपने बल को संपीड़ित करने पर केंद्रित था ताकि उसे अपना 10वां नोट बनाने के लिए पर्याप्त आश्वासन मिल सके। अन्य लोग उसे किसी राक्षस की तरह देख रहे थे। वे सब समझ सकते थे कि लियोनेल अपनी आंतरिक शक्ति को संकुचित कर रहा था, लेकिन यही बात उन्हें सिहरन पैदा कर रही थी। इनाम पाना एक बात थी, लेकिन उसे स्वीकार कर पाना बिल्कुल अलग बात थी। क्या इस लड़के का शरीर धातु का बना था? हालांकि लियोनेल को उनकी चिंताओं के बारे में पता नहीं था, और अगर पता भी होता तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होती। आमतौर पर लेमोरक के स्तर तक पहुंचने में दशकों का ध्यान लगता था, न सिर्फ इसलिए कि ध्यान धीमा था, बल्कि इसलिए भी कि शरीर को सघन बल के अनुकूल होने में समय लगता था। हालांकि लियोनेल को इस अनुकूलन समय की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह मेटल सिनर्जी वंश फैक्टर का वंशज था।
लियोनेल ने गहरी सांस ली और आंखें खोली तो उसके चारों ओर तेज हवा का झोंका आया। एक पल के लिए उसकी पुतलियां एक तेज रोशनी से चमक उठीं, फिर धीरे धीरे अपने सामान्य हल्के हरे रंग में सिमट गईं। फिर उसे देख रहे लोगों की एक नज़र भी न गंवाते हुए उसने अपने स्पेशल स्टोर टिकट में से एक का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। चूंकि वह अपनी खरीदारी उनसे छिपा सकता था, तो क्यों न, इससे उसे कुछ देर के लिए थोड़ी बढ़त मिल सकती थी। आखिरकार उस समय उसके स्तर का कोई और तीरंदाजा भी नहीं था। जब लियोनेल ने स्पेशल स्टोर में प्रवेश किया तो उसे तत्काल दुविधा का सामना करना पड़ा। उसके पास अभी 100,000 कौशल अंक थे। यदि वह अपने सभी वध अंकों को परिवर्तित कर लेता तो 470,000 अंक होते, तथा यदि वह अपने सभी स्टार अंकों को भी परिवर्तित कर लेता तो 570,000 अंक होते। सवाल यह था कि क्या उसे वह देवी का हार खरीदना चाहिए जिस पर वह पहले से नजर गड़ाए हुए था या नहीं। ट्रेडिंग देवी हार पौराणिक उपकरण 72,000 कौशल अंक ग्रेटर दैन। हालांकि लियोनेल को अब एक अमीर आदमी माना जा सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने कौशल बिंदुओं का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी होगी। एक और रैंडम इवेंट जल्द ही आने वाला नहीं था, खासकर जब से लियोनेल को लग रहा था कि कुछ कृत्रिम रूप से इन परीक्षणों को तेज कर रहा है। चाहे वह पहला एलिमिनेशन राउंड कितनी जल्दी आया हो या ये तथ्य कि एक रैंडम इवेंट शुरू हुआ हो, दोनों ही संकेत थे कि ये मलिन ट्रायल शायद पहले जितने लंबे नहीं चलेंगे। ये सारे खजाने आंखों को चौंधिया देने वाले लगते थे, लेकिन लियोनेल अच्छी तरह जानता था कि ये उसके लिए लगभग बेकार हैं। इस जोन से निकलने के बाद ये सब गायब हो जाएंगे, इसलिए उन पर समय बर्बाद करना बिल्कुल बर्बादी थी। इस हार का उसके लिए सिर्फ उसकी ड्रीम स्कल्प क्षमता में ही मूल्य था। लेकिन अगर वह इन सभी कौशल बिंदुओं का इस्तेमाल करता तो लियोनेल जानता था कि वह 4 ऋतुओं में से कम 2 को अनलॉक कर पाएगा। उसकी ताकत में इस तरह की वृद्धि को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता था। यह एक बेहतर विकल्प प्रतीत हुआ, लेकिन लियोनेल ने फिर से संकोच किया। 370 वध स्थल बहुत अधिक हैं। मेरे लिए इतनी संख्या में फिर से इकट्ठा करना सचमुच असंभव होगा। लियोनेल गलत नहीं था। इस बार लगभग 200 योद्धा ही ट्रायल में शामिल हुए थे। तर्क के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं को फिर से इकट्ठा करना असंभव होता जब तक कि कोई और गुनर घटना न दी जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इस बार लियोनेल को ही फायदा होगा। इस बार वह भाग्यशाली रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अगली बार भी ऐसा होगा। इसके अलावा यह भी सच था कि लियोनेल इस बात से भाग नहीं सकता था कि वह लगभग मर ही गया था। अगर वह मलिन के रिकवरी रिवॉर्ड्स की बदौलत स्टैंडर्ड स्टेज तक नहीं पहुंच पाता या लैमोरेक कुंद हथियार चलाने वाला न होता तो कौन जानता था कि हालात कैसे बदल जाते। बस इंतजार करना ही ज्यादा समझदारी भरा लगा। क्या होगा अगर वध बिंदुओं की विनिमय दर फिर से बढ़कर 10,000 से 1 हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो लियोनेल आसानी से अपना पूरा कौशल वृक्ष साफ कर सकता था। लियोनेल ने गहरी सांस ली। ये चुनाव निश्चित रूप से कठिन था। लियोनेल ने अपनी गोद में सो रहे छोटे से मिंक को देखा। उस छोटे से मिंक को उसके जरिए एक रिकवरी रिवॉर्ड मिला था, इसलिए उसकी हालत पहले से कहीं बेहतर थी। थोड़ी देर बाद लियोनेल ने एक निर्णय लिया। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। उसने अपने 170 वध अंकों को कौशल अंकों में बदल दिया। फिर लेस देन सिल्वर स्किल सेकेंडरी एक्सप्लोजन चुना गया ग्रेटर दैन। अल्पविराम। लेस देन गोल्ड स्किल भयानक बैराज चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन गोल्ड स्किल नकल शॉट चुना गया ग्रेटर दैन। लेस देन गोल्ड स्किल इल्यूजन शॉट चुना गया ग्रेटर दैन। अल्पविराम। लेस देन लीजेंड स्किल विंटर चुना गया ग्रेटर दैन। लियोनेल के चारों ओर और उसकी हड्डियों में अचानक एक भयानक ठंड फैल गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक अंतहीन सफेदी में समा गई हो, जिसमें बस एक ठंडी चुभन ही हो। लियोनेल की निगाहें एक क्षण के लिए शून्य हो गईं। कलात्मक अवधारणा। ये शब्द उसके मन में फुसफुसाए गए। ब्रह्मांड तरह तरह के खूबसूरत रहस्यों से भरा पड़ा है। बच्चे का जन्म, फूल का खिलना, सूर्योदय। अगर किसी को ये बताना पड़े कि इनमें से हर एक क्यों खूबसूरत है, तो शायद ये बताना मुश्किल हो। इस प्रकार की स्पष्ट लेकिन समझने, बूझने और वर्णन करने में कठिन सुंदरता। ये कलात्मक अवधारणा थी। जब कोई संगीत सुनता था, दिल में उमड़ती भावनाएं, हमारी गहरी इच्छाओं पर उमड़ती भावनाएं, हमारे अवचेतन से उमड़ती छुपी यादें। यही कलात्मक अवधारणा थी। ब्रह्मांड के चक्रों की शक्ति यही निहित थी।
ऋतुओं में सुंदरता तो हर कोई देख सकता था, लेकिन कितने लोग उसे कैद कर पाते थे? कितने लोग उस सुंदरता को दूसरों तक पहुंचा पाते थे? कितने लोग चारों ऋतुओं को अपना बना पाते थे? लियोनेल के चारों ओर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी, जो उसके बालों और भौहों पर जम गई, यहां तक कि उसके होठों को भी नीले रंग में बदल दिया। काफी देर बाद उसकी नींद खुली, लेकिन उसकी आंखों का भाव कई स्तरों तक गहरा हो गया था, मानो उनकी पुतलियों में कोई अनजानी और अथाह गहराई छिपी हो। तो यह है 4 मौसमों का क्षेत्र। लियोनेल चौंक गया, शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि 4 सीजन्स क्षेत्र उसे उसके स्वप्नलोक युद्धबोध की कितनी याद दिलाता था। यह एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल था और लियोनेल के लिए इसे पूरी तरह से समझना और भी मुश्किल। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को जोड़ने वाली एक पतली, पारदर्शी रेखा है जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वास्तव में उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका ड्रीमर्स के बैटल सेंस एक स्तर अधिक शक्तिशाली था। अगर दूसरे लोग लियोनेल के विचार सुनते तो उन्हें लगता कि वह पागल है, लेकिन वह तो बस यही महसूस कर रहा था। बेशक लियोनेल को अब भी पता था कि उसके ड्रीमर्स के बैटल सेंस में कई उम्मीदों की कमी थी। उदाहरण के लिए इसकी कार्यक्षमता बहुत कम थी, लगभग एक लिखित कोड की तरह जो कंप्यूटर की बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेता है। एक सुंदर कोड और एक जटिल कोड दोनों एक ही काम कर सकते थे, लेकिन पहला वाला हमेशा तेज और कम श्रमसाध्य होता। लियोनेल को लगा जैसे अब वह भी उसी स्थिति में है। उसकी स्वप्न दृश्य युद्ध बोध एक बेहतरीन तकनीक थी, लेकिन उसके कौशलों का संगठन कमजोर था। इस वजह से प्रतिक्रिया देने के लिए सही तकनीक चुनने में उसे अपनी आत्मिक शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा और इस तरह वह बहुत जल्दी थक गया। इसके अलावा ये तो बस एक आश्रित कलात्मक अवधारणा थी। लियोनेल उस समय किसी और की समझ पर निर्भर था, तो यह 4 ऋतुओं के क्षेत्र की असली ताकत का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता था? इसके अलावा लियोनेल को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे एक या दूसरे को चुनना ही होगा। यदि उसकी स्वप्न दृश्य युद्ध बोध और ब्रह्मांड चक्र की समझ को एक में मिला दिया जाए, तो वह किस प्रकार का राक्षस बन जाएगा? लियोनेल ने गहरी सांस ली और स्पेशल स्टोर से बाहर चला गया। जब लियोनेल प्रकट हुआ तो सभी ने उसके भीतर बदलाव महसूस किया। वे सब कड़कती हवा और ठंडी आभा को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी इच्छा मूर्त रूप में प्रकट हो रही हो। जो लोग इसका मतलब समझ रहे थे वे स्तब्ध होकर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ठीक ठीक पता था कि वे क्या देख रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के बारे में उनकी समझ उलट गई हो। 4 ऋतुओं के क्षेत्र को समझना एक बात थी, लेकिन इस समझ को सबके सामने इतनी स्पष्टता से प्रकट करना बिल्कुल अलग बात थी। जब यह अपनी समझ पर आधारित होता तो इसे हासिल करना आसान होता, लेकिन जब किसी और की समझ पर निर्भर रहा तो ये कार्य कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया। लियोनेल ऐसा कर सकता था, ये बात बहुत ही भ्रामक थी। यहां तक कि राजा आथ भी नहीं जानते थे कि इसका सही मतलब क्या है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि यदि मोरालेस कबीले के लोग वहां मौजूद होते तो उनका सदमा भी कम नहीं होता। दुर्भाग्यवश किसी के पास अपने अगले कदम के बारे में सोचने का समय नहीं था। लेस देन माइलस्टोन प्राप्त, पौराणिक कौशल प्राप्त कर लिया गया। ग्रेटर दैन लेस देन ट्रायल 4 स्थगित कर दिया गया है। एलिमिनेशन राउंड शुरू हो रहा है। ग्रेटर दैन लेस देन उन्मूलन लक्ष्य 20। ग्रेटर दैन छोटे छोटे भूरे प्लेटफॉर्म गड़गड़ाने लगे। लेस देन दूसरा एलिमिनेशन राउंड शुरू। ग्रेटर दैन इस बार लियोनेल तैयार था। जैसे ही वह नीचे पड़े विशाल धूसर मंच की ओर झुका, उसकी निगाहें बिजली की तरह तेज थीं, मानो वह अपने आसपास मौजूद सभी लोगों के इरादों को भांप रहा हो। फिर भी वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। कोई मूर्ख ही यह नहीं बता सकता कि यह कौन था जिसने अभी अभी महान कौशल जागृत किया था। शू लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। 3 अलग अलग दिशाओं से 3 तीर उस पर आए, मानो सभी को मौन सहमति हो गई हो कि वही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इस बार उसके साथ कोई छोटा नाना नहीं था और छोटा मिंक उस समय खंडित घन में सो रहा था। हालांकि लियोनेल घबराया नहीं। रैंडम इवेंट के दौरान लियोनेल ने ग्रैंड हील का जादू किया था, लेकिन हर तरह से उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार मलिन ट्रायल्स में किसी को केवल उन्हीं कौशलों का उपयोग करने की अनुमति थी जिन्हें कौशल बिंदुओं से अनलॉक किया जा सकता था। और चूंकि लियोनेल ने धनुष को अपना मुख्य हथियार चुना था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उन लोगों की तरह जादू नहीं कर सकता था जिन्होंने छड़ी चुनी थी। फिर भी उन्होंने ऐसा किया था। असली सवाल था, कैसे? इसका उत्तर सरल था, उनके वंश संबंधी कारक।
जिस तरह ये परीक्षाएं उसकी क्षमता को दबा नहीं सकी, उसी तरह ये उसके वंश गुणों को भी नहीं रोक सकी। जीवन मरण की उस स्थिति में लियोनेल को एहसास हुआ कि जब उसने अपने वंश गुण को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया तो ऐसे मंत्रों का जाप करना जो वह पहले नहीं कर पाया था, सांस लेने जितना आसान हो गया। लियोनेल के होंठ मुड़ गए और उसके शरीर पर सुंदर कांस्य रून फैल गए। ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट। लियोनेल के चारों ओर शक्ति का संचार हुआ और पलक झपकते ही उसके चारों ओर एक विशाल भ्रमात्मक घंटी बन गई। ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट उन कुछ 3 सितारा अर्थ मैगस कलाओं में से एक थी जो पैरों के नीचे की धरती पर निर्भर नहीं करती थी। ये शुद्ध पृथ्वी बल को एक पारदर्शी घंटी में परिवर्तित कर देती थी जो कलाकार को घेर लेती थी। हालांकि यह सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक कला नहीं थी, फिर भी इसकी उपयोगिता इसे युद्ध के मैदान के लिए एकदम सही बनाती थी। पेंग पेंग पेंग। लियोनेल के ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट से 3 तीर वापस टकराए। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, लियोनेल ने अपना धनुष जोर से खींच लिया। उसने एक दिशा में स्वर्ण कौशल नकल शॉट और दूसरी दिशा में स्वर्ण कौशल इल्यूशन शॉट का प्रयोग किया। कमर हिलाते हुए उसकी नजर आखिरी तीरंदाज पर टिक गई। इतनी दूर से भी वह आखिरी तीरंदाज की आंखों में डर देख सकता था। वह कोई राक्षस नहीं था, वह एक सामान्य मानव था जिसने शूरवीर का चमकीला कवच धारण किया हुआ था। धनुर्धर बनने वाले शूरवीर दुर्लभ थे, लेकिन अपनी श्रेणी में वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी थे। उन्हें दुर्लभ कुलीन योद्धा माना जा सकता था जिनके बिना सेना का काम नहीं चल सकता था, धनुर्विद्या के महारथी। लियोनेल ने आखिरी तीर छोड़ते हुए भी सिर्फ आह भरी। वह इंसानों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वे उसे निशाना बनाने पर क्यों अड़े थे। लियोनेल के अचानक पलटवार से सब दंग रह गए। वे सब कुलीन वर्ग के लोग थे। वे लियोनेल द्वारा अभी अभी इस्तेमाल किए गए मंत्र को कैसे नहीं पहचान पाए। इस तरह की स्थिति में ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट बहुत ही बेहतरीन था। इसने न सिर्फ अच्छी सुरक्षा प्रदान की, बल्कि लियोनेल के हमलों को भी अंदर से पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के गुजरने दिया। हालांकि ऐसा करने के लिए इसने अपनी कुछ रक्षात्मक शक्ति खो दी, लेकिन युद्ध के बीच में इसकी उपयोगिता बिल्कुल बेजोड़ थी। हालांकि लियोनेल को जो भी सफलता मिली वह लंबे समय तक नहीं टिकी। उस पल एक विशाल आभा आकाश में फैल गई। लियोनेल भी अपना सिर एक खास दिशा में घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह अपनी आंतरिक दृष्टि से उस व्यक्ति को आसानी से पकड़ सकता था, फिर भी उसे लगा कि ऐसा करना उसके लिए अनुचित था। लियोनेल के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह विशाल आभा राजा आथ से आ रही थी। दहाड़ते सफेद बाघों से सजे सफेद कवच पहने, उसके सुनहरे बाल उसकी उमड़ती आभा के नीचे लहरा रहे थे। उसके दाहिने हाथ में तलवार मानो सबसे चमकीले सोने की तरह चमक रही थी। उसके हर कदम से प्लेटफॉर्म हिलने लगता था। लाल आंखें लिए वह धीरे धीरे लियोनेल की ओर चल पड़ा। जो भी उसके सामने आता वह उसके रास्ते से हटने को तैयार हो जाता। ऐसा लग रहा था कि इस समय कोई भी उसके रास्ते में नहीं आना चाहता था। कैमलॉट के लोग लाल आंखों से लियोनेल की ओर देख रहे थे। उनके गुस्से की कल्पना की जा सकती थी। गोलमेज के शूरवीरों ने अपने राष्ट्र की आशा को कब तक थामे रखा था। उन्होंने अपने कंधों पर कितना कुछ उठाया था। वे सभी एक दूसरे के भाई थे। फिर भी लामोरक का एक दानव के हाथों नहीं बल्कि एक इंसान के हाथों मारा जाना उनके दिलों और अंगों को खा गया, जिससे वे गर्म आंसू बहाने लगे। कैमलॉट में पुरुषों के आंसू दुर्लभ थे। शायद यही हाल था, चाहे वह कोई भी समाज हो। दुर्लभता के साथ एक खास तरह का भारीपन भी आता था। यह एक ऐसा भार था जो वातावरण का दम घोंट देता था, उस पर इतना भारी दबाव डालता था कि सांस लेने पर भी वह तपते लावा जैसी लगती थी। एक राजा होने के नाते आथ अपनी इच्छानुसार आंसू नहीं बहा सका। उसने अपना सारा क्रोध अपनी तलवार में डाल दिया, जिससे एक ऐसी तलवार शक्ति पैदा हुई जो पहाड़ों को चीरकर आसमान में गूंज सकती थी। वह लियोनेल को मरवाना चाहता था। जब तक वह मर न जाए उसे चैन नहीं मिलेगा। लियोनेल ने शांति से देखा कि आथ ने गति बनाई, ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट को दूर किया। चूंकि वह लड़ना चाहता था, लियोनेल लड़ेगा। उसे न कोई दुख था, न कोई पछतावा। लामोरक तो मरने लायक था। लियोनेल एक कदम आगे बढ़ा। उसका आभामंडल ऊपर की ओर उठ रहा था, आथ के आभामंडल से टकरा रहा था। उसके सिर के ऊपर एक उभरती हुई बैंगनी आभामंडल उसके प्रभामंडल के साथ मिल रही थी। उस क्षण राजा आथ का भी दम घुट गया। मंच के एक कोने में मोड्रेड चमकती आंखों से सब देख रही थी। हालांकि उसके पिता इतने गुस्से में थे, फिर भी उसे इस बारे में कोई खास चिंता नहीं थी। वह किसी भी आम दर्शक की तरह सब देख रही थी।
सच तो यह है कि वह लियोनेल के बारे में सबसे ज्यादा उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था कि हाल के महीनों में उसके पसंदीदा प्रेमी का इस लड़के के साथ काफी पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वे दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। हालांकि मोनेट ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन मोड्रेड को यह साफ दिख रहा था। ये बात तब और भी स्पष्ट हो गई जब बिग बुद्ध का किरदार रैंडम इवेंट से वापस नहीं आया। मोड्रेड मुस्कुराए। उसके चेरी जैसे होठों और उसके गोरे चेहरे का कंट्रास्ट खास तौर पर आकर्षक था। लगता है आप सब मुझे भूल गए हैं। उसकी आवाज विशेष रूप से मधुर थी, लेकिन उसमें गुलाब के कांटे थे। उसने अपनी छड़ी उठाई, उसकी पतली उंगलियां उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। प्रिय मोनेट, मेरी रक्षा करो। मोनेट ने अपना अग्नि रंजित चाबुक लहराते हुए सिर हिलाया। राजा आथा के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोड्रेड मुस्कुराई, जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। उसके चारों ओर एक हिंसक अंधेरी ऊर्जा उमड़ रही थी। उसे वध के अंत चाहिए थे। मर्दाना अहंकार की इस बेवकूफी भरी लड़ाई के खत्म होने का इंतजार वह क्यों करती? चूंकि राजा आथा अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उसके लिए कार्रवाई करने का यही सही मौका था। मोड्रेड ने अपनी छड़ी आगे की ओर थपथपाई। उसी क्षण उसके चारों ओर का कालापन स्याही के कांटों की तरह बाहर की ओर फैल गया। कई योद्धाओं के टुकड़े टुकड़े होने पर दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। पलक झपकते ही आधा दर्जन योद्धा गिर पड़े और एक दर्जन से ज्यादा अलग अलग स्तर पर घायल हो गए। राजा आथा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनके खूबसूरत चेहरे की नसें उभर आईं। बिना कोई चारा छोड़े वह मोड्रेड की ओर वापस दौड़ा। अगर वह उसे नहीं रोकता तो कोई और उसे रोक नहीं सकता था। यहां तक कि गोलमेज के 5 बचे हुए शूरवीरों के साथ भी, जिनके साथ वह आया था, वह केवल खिलवाड़ ही कर सकती थी। केवल लेमोरक और लैंसलॉट ही उसके साथ कुछ राउंड तक टिक सकते थे, लेकिन उसने लैंसलॉट को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था और लेमोरक मर चुकी थी। दुर्भाग्य से राजा आथा के लिए मोनेट अभी भी मौजूद थे। और चूंकि मोनेट ने अभिनय किया था, इसलिए वायलेट रेन, जो अब तक कम ही दिखाई देती रही थी, अभिनय भी कर सकती थी। मोनेट का चाबुक मानो आसमान को ढंक रहा था। 20 मीटर से भी ज्यादा दूरी से उसने वायलेट रेन के सहारे राजा आथा को रोके रखा। वह इतनी शक्तिशाली है। लियोनेल के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि मोनेट लामोरक से कमजोर नहीं है। लामोरक की ज्यादातर ताकत उसकी संकुचित शक्ति से आती थी। जाहिर है मोनेट ने अपनी शक्ति को लामोरक जितना संकुचित नहीं किया था, लेकिन उसकी क्षमता ने इसकी भरपाई कर दी। किसी की क्षमता के बल पर यह बात मायने नहीं रखती कि वह 4 ऋतुओं के क्षेत्र में पहुंचा या नहीं। फिर भी अपनी कल्पना से परे महान शक्ति का प्रदर्शन करना संभव होगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट था कि हैकर हच की तरह मोनेट भी मेटामॉर्फोसिस के आने से बहुत पहले से ही चाबुक का प्रशिक्षण ले रहा था। राजा आथा पूरी तरह से क्रोधित हो गए। उनका राजसी आभामंडल बेतहाशा हिल रहा था। उनकी तलवार जोरदार गति से घूम रही थी, क्योंकि वे मोनेट की बाधा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से यह बहुत मुश्किल था। उसे अपनी शक्ति का एक हिस्सा अलग करना पड़ा ताकि वह अपने कवच के साथ मिलकर वायलेट रेन के जहर को रोक सके। उसे यकीन था कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह आसानी से मोड्रेड तक पहुंच सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास समय नहीं था। जब मोड्रेड ने कार्रवाई की तो पूरा धूसर मंच अफरा तफरी में डूब गया। राजा आथा ने दूरी आधी ही की थी कि एक जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी। लेस देन दूसरा एलिमिनेशन राउंड पूरा हुआ। ग्रेटर देन लेस देन वध अंक वितरित किए जाएंगे। ग्रेटर देन लेस देन मोड्रेड 13 अंक। ग्रेटर देन लेस देन लियोनेल 3 अंक। ग्रेटर देन अल्पविराम। लियोनेल के सिर के ऊपर लगे 100 तारे उसके आसपास मौजूद सभी लोगों की अनिच्छुक निगाहों के नीचे टिमटिमाते और गायब हो जाते थे। जाहिर था कि शायद यही एक बड़ी वजह थी कि उसे निशाना बनाया गया। लेकिन जिन तीरंदाजों ने कार्रवाई करने का फैसला किया था, वे साफ तौर पर बहुत ज्यादा उत्सुक थे। अगर वे सचमुच उसे मार पाते तो क्या करते? राजा आथा के कदम रुक गए। उनके भीतर से उबलता हुआ क्रोध फूटने की धमकी दे रहा था। उसने मोड्रेड की ओर देखा और फिर जमीन पर बिखरी अपने साथी की लाशों की ओर देखा। 200 से ज्यादा लोग एक साथ अंदर गए थे, लेकिन अब सिर्फ 72 बचे थे। सिर्फ 72। उनमें से सिर्फ 40 इंसान थे। लेस देन परीक्षण 4 प्रारंभ। ग्रेटर देन। दुर्भाग्य से राजा आथा चाहे कितने भी क्रोधित क्यों न हो, चीजें तो चलती ही रहेंगी। वही निर्दयी आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी मानो उसके कारण हुई मौतें पूरी तरह से निरर्थक थीं। लियोनेल ने सिर हिलाया। अच्छा ही हुआ कि बात इस तरह खत्म हुई।
अगर राजा आथा मर गए तो उनका मिशन नाकाम हो जाएगा और इतने शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ते हुए खुद को रोके रखना मौत को दावत देने जैसा होगा। जैसे ही लियोनेल ये देखने जा रहा था कि क्या वध स्थलों की विनिमय दर में कोई परिवर्तन हुआ है, उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह खुद को जगाए नहीं रख सका। जल्द ही उसकी घबराहट सुस्ती में बदल गई और उसकी नज़र पूरी तरह से धुंधली हो गई। बेहोश होने से ठीक पहले उसे बस यही तसल्ली मिली कि उसके साथ साथ दूसरे लोग भी सो रहे हैं। अल्पविराम। कुछ ही पल बाद लियोनेल एक कोकून के अंदर तैरता हुआ दिखाई दिया। उस पर कपड़ों का एक भी टुकड़ा नहीं था और वह भ्रूण की मुद्रा में मुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी इस स्थिति में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अकेला नहीं था। उसके ठीक बगल में एक और कोकून था, लेकिन इस कोकून में एक खूबसूरत औरत थी जो उतनी ही नंगी थी। वास्तव में ये भी वास्तव में चौंकाने वाला हिस्सा नहीं था। तीसरे पक्ष के नजरिए से देखने वालों को जो बात चौंका सकती थी वह ये थी कि यह महिला राक्षसी महारानी मुड्रेड थी। लियोनेल को अपनी दृष्टि धुंधली सी महसूस हुई। जब वह फिर से साफ हुई तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह आकाश में एक पक्षी था। इस अचानक घटना ने उसे चौंका दिया, जिससे वह बादलों से लगभग पूरी तरह नीचे गिर गया। जब लियोनेल को अपनी दिशा वापस मिली और उसने ये समझ लिया कि उसके पंख कैसे काम करते हैं, तो उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी आंखें हर चीज को देख सकती हैं। चाहे जमीन को ऐसे देखना हो जैसे वह उसके ठीक सामने हो, या ऊंची इमारतों की दीवारों के आर पार देखना हो, वह सब कुछ कर सकता था। दरअसल उसे एहसास हुआ कि अगर वह ध्यान केंद्रित करे तो वह शोर को भी छानकर अलग अलग बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ये तो चौथा मुकदमा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब तक की सारी परीक्षाएं युद्ध से जुड़ी थीं। लियोनेल एक और लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी जगह धकेल दिया जाएगा। फिर भी लियोनेल को एहसास हुआ कि उसे शांत रहना होगा। अब तक मलिन ट्रायल्स की आवाज ने जिस एकमात्र परीक्षण की व्याख्या की थी वह था रैंडम इवेंट। इसके अलावा बाकी सब कुछ प्रतिभागियों ने खुद ही तय कर लिया था। यह न केवल ताकत की परीक्षा थी बल्कि यह अवलोकन क्षमता की भी परीक्षा थी। इस बिंदु पर विचार करते हुए लियोनेल ने अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद उसे पहली बात समझ में आई कि जिस शहर के ऊपर उसे उड़ने की इजाजत थी वह निश्चित रूप से कैमलॉट ही था। आमतौर पर उसे ऐसा कुछ समझने में इतना समय नहीं लगता। इस बार ऐसा होने के दो कारण थे। एक तो वह कैमलॉट को इतनी दूर से देखने का आदी नहीं था, और दूसरी बात, ये कैमलॉट बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। लियोनेल के अवलोकनों से उनका मानना था कि यह कैमलॉट समय के साथ विस्थापित हो गया था। ये या तो अतीत से या भविष्य से आए राज्य का एक संस्करण था। कुल मिलाकर छोटे दायरे को देखते हुए लियोनेल ने निष्कर्ष निकाला कि यह संभवतः अतीत का एक कैमलॉट था, शायद उस कैमलॉट से कुछ दशक पुराना जिसे वह जानता था। ये मुकदमा मुझे कैमलॉट के अतीत में क्यों ले जाएगा? लियोनेल का दिल थोड़ा परेशान था। उसे अभी भी वह मुकदमा याद था जो उसे पूरा करना था। उसका मुख्य मुकदमा राजा आर्थ को बचाना था। उसके दो अतिरिक्त लक्ष्य थे, मोड्रेड को मारना और प्रेम त्रिकोण को सुलझाना। और अंत में छिपा हुआ लक्ष्य था कैमलॉट को सच्चे इतिहास का हिस्सा बनाना। इस समय जब सब कुछ इतना मुश्किल हो गया था, लियोनेल ने हार मान ली थी कि वह इस क्षेत्र को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाएगा। अगर वह राजा आर्थ को बचा लेता तो वह यहां से जिंदा निकल सकता था। हालांकि हाल ही में लियोनेल को इस सोच में एक समस्या का एहसास हुआ। यह एक एसएस ग्रेड जोन था। इसका मतलब था कि मुख्य खोज को पूरा करने का इनाम टियर 8 ब्लैक खजाना था। हालांकि उसे दूसरी दुनिया के टिकट के बदले टियर 9 ब्लैक खजाने की जरूरत थी। इस एहसास से लियोनेल निराश हो गया। जोन की कठिनाई से एक स्तर ऊपर का इनाम पाने के लिए उसे 2 साइड क्वेस्ट में से कठिन वाला पूरा करना था। लेकिन राजा आर्थ के साथ अपने मौजूदा रिश्ते को देखते हुए वह उनकी शादी को ठीक करने में कैसे मदद कर सकता था? क्या यह मजाक था? इससे लियोनेल के पास अंततः एक ही विकल्प बचा। भले ही वह दोनों अतिरिक्त खोजों में असफल हो जाए, उसे छिपे हुए खोज को पूरा करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वह अपनी जरूरत की चीज के बदले में कुछ पा सकेगा। बेशक चूंकि इस जोन में प्रवेश की सीमा 12 लोगों की थी, लियोनेल के लिए 5 टियर 8 पुरस्कारों को एक टियर 9 पुरस्कार से बदलना अभी भी संभव था। हालांकि लियोनेल इस पर अपनी उम्मीद नहीं लगाना चाहता था। मोनेट, वायलेट रेन और लिटिल नाना अभी भी जीवित थे। इसका मतलब था कि पुरस्कार उन चारों के बीच बढ़ जाएंगे।
उस स्थिति में भले ही वे मुख्य खोज को पूरा करने में कामयाब रहे, लियोनेल को केवल 3 या 8 पुरस्कार मिलेंगे जो पर्याप्त नहीं होंगे। बेशक उसने मोनेट और वायलेट रेन को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। हालांकि उसके और मोनेट के बीच कोई प्यार नहीं था, वायलेट रेन ने कभी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। अगर उसने टूर्नामेंट के मामलों पर भी गौर किया तो वे बस मामूली असुविधाएं थीं। उसने कभी उसकी जान को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सिर्फ इनाम के लिए अपनी सीमा कभी नहीं लांघेगा। और अगर वह मोनेट को अकेले भी मार देता तो भी उसे बदले में सिर्फ 4 इनाम मिलते। फिर भी वह कम ही पड़ता, इसलिए इतनी शक्तिशाली महिला को मारने के लिए खुद को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। एक और बात थी जिसके बारे में लियोनेल सोचने से हिचकिचा रहा था। अगर उसे टेरन का टिकट नहीं मिला तो इस जोन से निकलने के बाद उसकी जान को खतरा हो सकता था। स्लेयर लीजन उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? तो लियोनेल अब ये सब क्यों सोच रहा था? क्या यह उसके जीवन और मृत्यु से जुड़ा था? क्योंकि इस मुकदमे की विचित्रता ही उसके लिए पहला मौका था जो शायद उसकी छिपी हुई खोज से जुड़ा हो। अगर वह भाग्यशाली रहा तो शायद उसे ये भी समझ आ गया होगा कि राजा आर्थर से दोस्ती किए बिना उसकी शादी कैसे तय की जाए। लियोनेल को एहसास हुआ कि यह परीक्षण उसका मौका था। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसने अपना पूरा ध्यान उन सुरागों को खोजने पर केंद्रित कर दिया जिनकी उसे जरूरत थी। लियोनेल की बाज जैसी आंखें चमक उठीं। इतने बड़े क्षेत्र का निरीक्षण करते समय यह बताना मुश्किल था कि किस पर ध्यान देना जरूरी है। लियोनेल ने मौसम के बारे में बहुत सी बेकार की बातें सुनी थी या फिर कुछ ऐसे दिखावटी स्नेह के प्रदर्शन देखे थे जो इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि हमेशा कुछ ऐसे सुराग मिलेंगे जो उन्हें विशेष मुख्य घटनाओं की ओर इंगित करेंगे। उदाहरण के लिए उसे लैंसलॉट के कारनामों के बारे में कई बातचीतों का सामना करना पड़ा। पता चला कि उसने हाल ही में दानव सम्राट को मार डाला था। लियोनेल को यकीन नहीं था कि ये दानव सम्राट कौन था, लेकिन पूरी संभावना थी कि मोड्रेड से पहले वह दानवों का नेता था। एक और चर्चित विषय जिस पर उनकी नजर पड़ी वह था हाल ही में मलिन ट्रायल्स के बंद होने की जानकारी। ऐसा लग रहा था कि लैंसलॉट, रानी गुनीवर और राजा आर्थर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इससे लियोनेल को समझ आया कि ये कम से कम 4-5 दशक पहले की बात है। मलिन ट्रायल्स का आखिरी उद्घाटन लगभग 50 साल पहले हुआ था, इसलिए अगर ये अभी भी इतना चर्चित विषय बना हुआ है तो लियोनेल को यकीन था कि ये हाल ही में खत्म हुआ होगा। फिर भी एक घटना ऐसी थी जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई। उसने बाकी सभी घटनाओं को पीछे छोड़ दिया। रानी बच्चे को जन्म देने वाली थी। हालांकि इस जानकारी में एक समस्या थी जिसने लियोनेल को चौंका दिया। लियोनस की उम्र 20 साल के आसपास थी, लियोनेल से ज्यादा बड़ी नहीं। अगर ऐसा न होता तो वह कहीं ज्यादा ताकतवर होता और उसके पिता उसे भाग लेने की इजाजत दे देते। तो फिर 4 दशक पहले रानी ने किसे जन्म दिया था?